हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 दिसंबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें। मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हम लोग लेके आए हैं जीएस के लिए, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहने वाला है। 2026 का प्रोग्राम 9 मंथ्स का है, स्टार्ट हो चुका है, अगस्त 2026 तक चलेगा। और ये वाला 2027 वाला 2027 के अगस्त तक चलेगा। तो इसमें आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारी ऐप या वेबसाइट के थ्रू जाके इसमें एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली व्हाट्सएप का नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट होता है तो आप इस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वहीं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी हमारे पास है, जिसमें टोटल 51 टेस्ट आपको मिलेंगे ओनली एट 599 रुपीज़। अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और सी सेट लाइव क्लासेस में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोगों के पास ऑप्शन है। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। सिर्फ 1299 में ये बैच आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके भी आप इस बैच का ट्रायल ले सकते हैं। उसके लिए आपको ये QR कोड या UPI ID जो दिख रही है इसके थ्रू 49 रुपीज़ पे करने होंगे और फिर आपको ट्रायल क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो उसके बाद आप फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आज के न्यूज़पेपर की तरफ और आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनकी तरफ बात करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो यहाँ पर लिखा गया है कि आफ्टर सर्विलांस अप्रोर गवर्नमेंट सेज यूजर्स कैन डिलीट संचार साथी ऐप। आपको याद होगा कल मैंने आपको ये बताया था कि सरकार जो है वो नए स्मार्टफोन मेकर्स को, मतलब जो भी स्मार्टफोन मेकर्स हैं, कंपनी हैं, उनसे ये कह रही है कि आप अब जो नए मोबाइल्स बनेंगे, नए स्मार्टफोन्स बनेंगे, उनमें एक ऐप है, सरकारी ऐप है, दैट इज़ संचार साथी ऐप। ठीक है, संचार साथी ऐप को जो है वो प्री इंस्टॉल्ड करके रखा जाएगा। और पहले ये आया था कि उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्री इंस्टॉल्ड होके आएगा। अब लेकिन जब इस पर काफ़ी जो है वो आप कह सकते हैं आवाज़ें उठी इसके खिलाफ, तो विपक्ष ने भी आवाज़ें उठाई, साथ ही साथ जो इस तरीके के स्मार्टफोन मेकर कंपनियां हैं उन्होंने भी जो है वो आवाज़ें उठाई। तो सरकार की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ऐप है ये आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, ये आपकी जो फ्रॉड कॉल्स हैं, SMS हैं, उनको डिटेक्ट कर सकता है, या आपका मोबाइल अगर कहीं चोरी हो गया है, खो गया है, तो उसको ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये मोबाइल जो है, ये ऐप जो है वो सभी लोगों तक पहुंचे। और अगर आप इच्छा नहीं है आपको इस ऐप को यूज़ करने की तो आप उसको रजिस्टर मत कीजिए, है ना। आपके मोबाइल में भले ही वो ऐप है लेकिन जब तक आप उसमें रजिस्टर नहीं करेंगे वो एक्टिव नहीं होगा। या फिर अगर आप चाहें तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर एक डिटेल आर्टिकल है, वहाँ पर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुणे के रिसर्चर्स ने एक स्पाइरल गैलेक्सी, मिल्की वे की तरह एक गैलेक्सी को खोज निकाला है। और ये गैलेक्सी जो है वो बहुत पुराने समय की है। ठीक है, अर्ली यूनिवर्स के समय की है, मतलब जब यूनिवर्स बन रहा था उसके कुछ ही वर्षों बाद की है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि इंडियन रिसर्चर्स ने एक मैसिव गैलेक्सी को खोज निकाला है। जो कब की गैलेक्सी है, जब यूनिवर्स जो है वो सिर्फ 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड था। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी तक जितनी भी इस तरीके की गैलेक्सीज मिली हैं उनमें से ये सबसे पुरानी है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि ये बनी है जब यूनिवर्स जो है वो सिर्फ 1.5 बिलियन ओल्ड ईयर्स ओल्ड हुआ करता था। ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे फीचर्स पाए गए हैं जो चैलेंज करते हैं द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड इन अर्ली यूनिवर्स। ठीक है, कि अर्ली यूनिवर्स में जो गैलेक्सीज बनती थी उनके फीचर्स कुछ अलग तरीके के होते थे, बट इसके फीचर्स यहाँ पर कुछ अलग तरीके के हैं। इसलिए इसके कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमारी उस अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी गैलेक्सीज जब यूनिवर्स बना उसके कुछ ही वर्षों के बाद, जैसे 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, वो काफ़ी नया समय हो गया। नया मतलब कि यूनिवर्स जो है वो नया नया बना है। उसके बाद जो उस समय गैलेक्सीज बनती थी वो जनरली उनका क्या फीचर हुआ करता था, वो गैलेक्सीज जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं हुआ करती थी। ठीक है, टर्बुलेंट हुआ करती थी, अनस्टेबल हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर जो पुणे बेस्ड रिसर्चर्स ने जिस गैलेक्सी को डिस्कवर किया है उसका शेप काफ़ी वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड स्पाइरल गैलेक्सी है वो।
एंड इट इज़ रिमार्केबली सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू आवर ओन मिल्की वे। ठीक है, जिस तरीके से हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, ये काफ़ी उसकी तरह सिमिलर है। और इस तरह की गैलेक्सीज जो हैं वो माना जाता है कि काफ़ी बाद में जो है वो इवॉल्व हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो गैलेक्सी मिली है उसका शेप बिल्कुल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह मिलता जुलता है, लेकिन वो काफ़ी पहले की बनी हुई है। ठीक है, और इसका नाम जो है, इन रिसर्चर्स ने इसका नाम रखा है अलकनंदा। ठीक है, एक हिमालयन रिवर है अलकनंदा, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने वही कहा है कि ये जो गैलेक्सी है वो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है बिल्कुल उसकी तरह दिखाई देती है। हालांकि ये उस समय से प्रेजेंट है जब यूनिवर्स जो है वो अपनी करंट एज का सिर्फ 10% था। ठीक है, मतलब अगर आप कहें कि यूनिवर्स की एज आज 100 साल है, तो ये गैलेक्सी उस समय की बनी हुई है जब यूनिवर्स सिर्फ 10 साल का था। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जो इसका स्ट्राइकिंग थिंग है अबाउट दिस अलकनंदा इज इट्स टेक्स्ट बुक स्पायरल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका ऐसा स्पायरल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स वगैरह में देखने को मिलता है। इसमें 2 वेल डिफाइंड स्पायरल आर्म्स हैं रैपिंग अराउंड अ ब्राइट सेंट्रल बल्ज स्पैनिंग अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। इसका जो डायमीटर बताया गया है वो लगभग 30,000 लाइट ईयर्स का है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंटिस्ट द अर्लीस्ट फॉर्म गैलेक्सीज डिड नॉट हैव वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स। वही मैंने बताया कि अभी जो साइंटिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है उसके अनुसार जो अर्लीस्ट गैलेक्सीज हुआ करती थी, जो पहले गैलेक्सीज बना करती थी, वो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर्स उनका नहीं होता था, केओटिक क्लम्पी हुआ करती थी, एक्सट्रीमली हॉट और टर्बुलेंट हुआ करती थी। लेकिन अलकनंदा जो है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की वेल फॉर्म्ड स्पायरल गैलेक्सी को ढूंढना, और वो भी बहुत पहले की बनी हुई, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्या है, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये हमें बताता है कि दैट सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स वर बीइंग बिल्ट इन आवर यूनिवर्स मच अर्लियर देन वी थॉट पॉसिबल। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो बन रहे थे, और वो तब बन रहे थे जब हमें उनके बारे में, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि वो इतने पहले बने हो सकते हैं। ठीक है, ये जो डिस्कवरी है वो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप के थ्रू हुई है। ये मोस्ट पावरफुल पीस ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट है जिसको स्पेस में रखा गया है। दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अभी तक कई सारा ऐसा डेटा प्रोड्यूस किया है जो कि हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा रिडिफाइन कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हमने यूनिवर्स में कुछ बहुत पुरानी ओल्डेस्ट गैलेक्सीज को स्पॉट किया है जो कि बिग बैंग होने के बाद, मतलब जब यूनिवर्स फॉर्म हुआ उसके कुछ ही मिलियन ईयर्स के आफ्टर बनी है। ठीक है, अब इन्होंने अलकनंदा की जो बात यहाँ पर बताई है कि अलकनंदा एक स्पायरल गैलेक्सी है जो कि हमसे लगभग 12 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, एंड हैज़ अ प्रोमिनेंट ग्रैंड डिज़ाइन स्पायरल स्ट्रक्चर जस्ट लाइक अवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने इसका नाम इस तरीके से कैसे रखा है, इनका ये कहना है कि अलकनंदा जो है वो मंदाकिनी रिवर की सिस्टर है। ठीक है, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसका हिंदी नाम मंदाकिनी भी है। वैसे तो उसको हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं, बट इनके अनुसार हिंदी में उसका नाम मंदाकिनी भी है मिल्की वे का। और क्योंकि जो अभी गैलेक्सी मिली है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है टू दी मिल्की वे गैलेक्सी, इसलिए उसका नाम उन्होंने उसकी सिस्टर दैट इज अलकनंदा के नाम पर रखा है। ठीक है, तो उन्होंने इसी हिसाब से उसका नाम जो है वो अलकनंदा रखा है। तो फिलहाल आप इसको ध्यान रखिएगा कि एक स्पायरल गैलेक्सी मिली है जो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह है, और साइंटिस्ट ने या रिसर्चर्स ने उसका नाम जो है वो क्या रखा है, अलकनंदा रखा है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियाज़ पेज पे एक आर्टिकल है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, ये वाला, इस वाले आर्टिकल की बात मैं कर रहा हूँ। दैट इज़ फॉर ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया कैन फॉल बैक ऑन इटसेल्फ। ठीक है, एक बार इस आर्टिकल को आप लोग पढ़िएगा, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, समझ में आपको आएगा, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलते हैं, और यहाँ पर जो हमें 2-3 आर्टिकल्स देखने हैं। एक तो वही बात है कि जो संचार साथी ऐप है इसको लेकर क्या कंसर्न्स है, क्या चिंताएं हैं। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो इंडियन स्मार्टफोन कंपनीज हैं इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर्स एंड इम्पोर्टर्स, उनको ये निर्देश दिए हैं कि ये जो सरकारी ऐप है साइबर सिक्योरिटी एप्लीकेशन जिसका नाम है संचार साथी, इसको मोबाइल्स में क्या किया जाए, प्री इंस्टॉल किया जाए। ठीक है,
और ये जो ऐप है वो क्या अलाउ करता है कि यूज़र जो है वो जो फ्रॉडुलेंट कॉल्स यानी कि जो फर्जी कॉल हैं, जो मैसेजेस हैं, और उनको मतलब रिपोर्ट कर सकते हैं वो इसके थ्रू। और अगर कहीं पर उनका जो फ़ोन है वो चोरी हो जाता है, खो जाता है, तो उसको भी वो उसके थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा बेसिकली सरकार का कहना है ना। DOT earlier told companies that the app cannot be deleted, restricted or disabled by users। तो पहले बेसिकली ये कहा गया था कंपनीज को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से कि ये ऐप जो है वो मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड होके आएगा और इसको आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ना इसकी जो एक्सेस है उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ना इस ऐप को आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस मैंडेटरी इंस्टॉलेशन को लेकर जब कुछ कंसर्न्स या चिंताएं जाहिर की गई तो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कल सामने आए हैं और उन्होंने एक बात को ये क्लैरिफाई किया है कि ऐसा करना ऑप्शनल है। ठीक है, उनका ये यहाँ पर जो कहा गया, उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू डिलीट द ऐप, अगर इस ऐप को आप डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अगर आप इस ऐप को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके लिए रजिस्टर मत कीजिए। ठीक है, इस ऐप में रजिस्टर मत कीजिए, ये आपके मोबाइल में डोरमेंट स्टेट में पड़ा रहेगा। मतलब आपने जब तक मोबाइल में वो प्री इंस्टॉल्ड होकर भले ही आ रहा है, लेकिन अगर आप उसमें रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो एक्टिव नहीं होगा, और अगर आप चाहें तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका ये कहना है कि देश के हर नागरिक को ये नहीं पता कि ये ऐप जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ये ऐप उनको डिजिटल फ्रॉड से और चोरी वगैरह से बचाता है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि ये हम ऐप जो है वो हर नागरिक तक पहुंचाएं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, है ना, तो आप ऐप को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये लिखा है कि प्री इंस्टॉलिंग द ऐप ऑन ऑल न्यू डिवाइसेस सोल्ड। एक तो सरकार ने ये कहा है कि जितने भी नए डिवाइसेस बेचे जाएंगे, नए मोबाइल्स बेचे जाएंगे, उनमें ये ऐप को प्री इंस्टॉल करना है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो ऑलरेडी सोल्ड फ़ोन्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी फ़ोन्स बिक चुके हैं, जो आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें भी जो है एक सॉफ्टवेयर अपडेट लाया जाए और उसमें ये एप्लीकेशन जो है उसको इशू किया जाए। ठीक है, मतलब जैसे आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया और आपने जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो उसके साथ ये ऐप भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, मोबाइल में आपके आ जाएगा। समझ गए बात? ऐसा करने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पर जो दो स्मार्टफोन कंपनीज हैं इंक्लूडिंग गूगल एंड एप्पल, जो कि दो मोस्ट पॉपुलर आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी कंट्रोल करते हैं, दैट इज iOS एंड एंड्रॉयड। ठीक है, ये माना जा रहा है कि दे आर अनलाइकली टू फॉलो द गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव टू मैंडेटरी प्री इंस्टॉल द संचार साथी ऐप ऑन देयर डिवाइसेज। ठीक है, ये माना जा रहा है कि वो इस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, कि सरकार ने जो निर्देश दिया है कि ये ऐप प्री इंस्टॉल होके आए, वो इसको उम्मीद है कि फॉलो नहीं करेंगे। और वो इस बात का भी प्लान कर रहे हैं कि प्राइवेसी और सिस्टम सिक्योरिटी के इश्यूज को वो फ्लैग करें एज पार्ट ऑफ द कंसर्टेड इंडस्ट्री लेवल पुशबैक। मतलब इंडस्ट्री की तरफ से जो इस कदम को, सरकार के इस कदम को का जो विरोध किया जाएगा, वो उसमें इन इश्यूज की बात भी करेंगे। दैट इज़ एक तो प्राइवेसी की, है ना, और दूसरी सिक्योरिटी की, सिस्टम सिक्योरिटी की। ठीक है, अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार ने ये मैंडेट किया है कि कोई स्टेट कंट्रोल्ड ऐप, मतलब कोई सरकारी ऐप जो है उसको मोबाइल्स में प्री लोडेड किया जाए। ठीक है, ऐसा एक बार पहले भी हो चुका है वैसे, अगर हम बात करें, लेकिन उस समय ऐसा कोई मतलब वो नहीं था, क्या बोलते हैं कि प्री लोडिंग वाला सिस्टम नहीं था। बट हाँ, सरकार ने जो है वो ये कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप, आपको याद होगा जिस समय कोविड आया था उस समय कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, ठीक है, कि आप कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोगों से आप मिले, उन सब चीज़ों को ट्रेस करने के लिए सरकार ने एक ऐप बनाया था, दैट इज़ आरोग्य सेतु ऐप। और उस समय ये कहा जा रहा था कि आप इस ऐप को जो है वो क्या करें, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। ठीक है, तो हालांकि उस समय की बात थोड़ा सा सिचुएशन अलग इसलिए भी थी क्योंकि वो एक हेल्थ इमरजेंसी का टाइम था। ठीक है ना, उस समय एक हेल्थ इमरजेंसी थी, और उस समय सरकार का ये कदम आप तरीके से कह सकते हैं कि उसके पीछे कोई तर्क या कोई लॉजिक समझ में आता है। बट इस समय कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है, ठीक है, कि आप ये कहें कि सबके मोबाइल में जो है वो प्री इंस्टॉल्ड ऐप आएगा, है ना। तो इससे मतलब बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि इसके पीछे हो सकता है कि सरकार की अच्छी मंशा हो। ठीक है, इसमें हम मतलब इससे हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की इसके पीछे गलत इंटेंशंस ही होंगे। ठीक है, हम ये मान भी लें कि सरकार की इसके पीछे इच्छा जो है वो अच्छी भी हो सकती है, अच्छी मंशा भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद हर किसी के व्यक्ति के जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, जो निजता का अधिकार है, विच इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक है,
तो आप उसके विरुद्ध जाके लोगों को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको ऐसा ही मोबाइल खरीदना पड़ेगा जिसमें ये ऐप हो, या जो भी आप नया फ़ोन खरीदेंगे उसमें ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा और आपको इसको यूज़ करना ही पड़ेगा। आप उसको डिलीट, रेस्ट्रिक्ट या डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। दिस कैन नॉट बी फोर्स्ड, है ना। तो वही बात यहाँ पर की गई है। हालांकि आरोग्य सेतु का जो सिचुएशन थी, जो वो समय था, वो थोड़ा सा अलग था, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर डीओटी का क्या कहना है। डीओटी ने जो डायरेक्टिव जारी किया है 28 नवंबर को अंडर द टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स 2025, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ ओवर प्राइवेसी एंड सर्विलांस इश्यूज, ठीक है। प्राइवेसी का एक इशू है और दूसरा सर्विलांस का भी इशू है, कि ये भी लग रहा है कि इससे ऐसा होगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, आप इस तरीके का कोई ऐप अगर अपने मोबाइल में रखते हो, या कोई भी इस तरीके का ऐप अगर आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हो, तो वो आपको इंस्टॉल करते टाइम आपसे एक्सेस लेता है, ठीक है। वो आपसे कहेगा कि आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मोबाइल फ़ोन के जो ये हैं कॉल हिस्ट्री वगैरह है, ठीक है, जो कॉल लॉग्स हैं वो उसको रीड कर सकता है। वो मोबाइल के जो एसएमएस हैं, मैसेजेस हैं, उनको रीड कर सकता है, ठीक है। वो आपके गैलरी की वीडियोस, फोटोज़, उनको एक्सेस कर सकता है। तो अगर वो सारी चीज़ें एक्सेस कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आप जो भी फ़ोन कॉल कर रहे हैं, आप किससे किस समय पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेजेस सेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपके मोबाइल में गैलरी में फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, किसको आप क्या फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, क्या फ़ोटोज़ आपके पास आ रही हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, वीडियोज़ आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी नज़रें जो है वो इस ऐप के ज़रिए सरकार के पास रहेंगी, ठीक है। तो ये भी एक चिंता की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये जो मतलब रूल इन्होंने, ये जो निर्देश जारी किया, इससे इसका मतलब ये निकल के आता है कि यूज़र्स के पास कोई मतलब कुछ कहने के लिए है नहीं, है ना। उनके हाथ में कुछ नहीं है कि वो इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उस डायरेक्टिव में तो यही लिखा गया था कि आप उसके आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होगा कि आप उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर एक दिल्ली बेस्ड डिजिटल राइट्स ग्रुप है, दैट इज इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, उन्होंने ये कहा है कि स्टेटमेंट में कि दिस कन्वर्ट्स एवरी स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया इनटू अ वेसल ऑफ स्टेट मैंडेटेड सॉफ्टवेयर दैट द यूजर कैन नॉट मीनिंगफुली रिफ्यूज, कंट्रोल और रिमूव, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि भारत में जितने भी स्मार्टफोन बिकेंगे, वो उसमें एक स्टेट मैंडेटेड सॉफ्टवेयर होगा, मतलब सरकारी सॉफ्टवेयर है और मैंडेटरी होगा, ठीक है। और जिसको यूज़र जो हैं वो अपनी इच्छा से उसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकते, उसको हटा भी नहीं सकते, उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को काम करने के लिए इन प्रैक्टिस द ऐप विल ऑलमोस्ट सर्टनली नीड सिस्टम लेवल और रूट लेवल एक्सेस, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि जो रूट लेवल एक्सेस या सिस्टम लेवल की एक्सेस है, कि आपके कॉल लॉग्स पढ़ेगा, वो आपके एसएमएस का लॉग्स पढ़ेगा, आपके गैलरी में वो उसकी नज़र रहेगी उस ऐप की, है ना। तो ये उसी तरीके का हो गया जैसे कि कैरियर और ओईएम सिस्टम ऐप्स काम करते हैं। ओईएम मतलब जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, मतलब वही जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स वगैरह होते हैं वो, ताकि उनको डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो दैट डिजाइन चॉइस इरोड्स द प्रोटेक्शंस दैट नॉर्मली प्रिवेंट वन ऐप फ्रॉम पियरिंग इनटू द डेटा ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन की जो चॉइस है, वो बेसिकली क्या करती है कि जो एक प्रोटेक्शन होता है कि किसी एक ऐप में जो चीज़ें हैं वो दूसरे ऐप में उसका डेटा शेयर नहीं होता, तो उस चीज़ को ये इरोड करता है, ठीक है। और संचार साथी जो है वो एक परमानेंट नॉन कंसेंशुअल पॉइंट ऑफ एक्सेस बन जाता है, जो कि आपके हर स्मार्टफोन के अंदर, हर स्मार्टफोन के यूज़र, हर स्मार्टफोन यूज़र के मतलब यूज़र के पास जो मोबाइल फ़ोन है, जो स्मार्टफोन है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इस तरीके का ऐप रहेगा, ठीक है। उसको आपकी कंसेंट की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसको रिमूव भी नहीं कर सकते, और वो आपके सारी जो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक्टिविटी हो रही है उन सबको वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की स्थिति जो है वो हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, ठीक है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी और यूज़र डेटा एक्सेस रिक्वायरमेंट्स है उसको लेकर भी चिंताएं जाहिर की गई हैं, एंड हैव बीन फ्लैग्ड बाय एटलीस्ट वन ओपन सोर्स एप्लीकेशन टेस्टिंग सर्विस, ठीक है। कि एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन टेस्टिंग सर्विस है, मतलब जिसमें थ्रू ये चेक किया जाता है कि कोई भी जो मोबाइल का एप्लीकेशन है वो कितना सिक्योर है, या कितना उससे आप कह सकते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन हो रही है। तो उसमें ये चीज़ सामने आई है कि ये ऐसा कर सकता है, मतलब इससे आपकी प्राइवेसी को खतरा हो सकता है, ठीक है। अब दिस इज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट हैज इशूड अ डायरेक्टिव मैंडेटिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ स्टेट बैक्ड एप्लीकेशन ऑन फोन्स, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब सरकार ने ऐसा निर्देश जारी किया हो कि मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड होके कोई ऐसा सरकारी ऐप रहेगा, ठीक है। हालांकि इस तरीके का जो कदम है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में काफ़ी अनयूजुअल माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है,
ठीक है, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि रशिया ने रिसेंटली डायरेक्ट किया है, निर्देश दिया है वहाँ के स्मार्टफोन कंपनीज को कि वो एक स्टेट बैक्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मैक्स, ठीक है, उसको मोबाइल्स में प्री इंस्टॉल करके रखे। ये मैक्स बेसिकली राइवल टू व्हाट्सएप है, और इसको लेकर क्रिटिक्स का वहाँ पर भी ये कहना है कि इसका इस्तेमाल सरकार इसलिए करवा रही है या मोबाइल फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल इसको इसलिए कर रही है ताकि वो यूज़र्स को ट्रैक कर सके। ठीक है, तो इसी तरीके की बातें सामने आ रही हैं। और कल अगर आपने, हो सकता है नहीं भी देखा हो, चांसेस ज़्यादा यही है कि नहीं देखा होगा, तो कई सारे सांसदों से, खासकर विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक कंटेक्स्ट जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो ये है कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की आपको जोर ज़बरदस्ती करनी है तो इसका मतलब आप क्या है, आप भारत को रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो भारत को रशिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली मतलब इसी कंटेक्स्ट में था कि रशिया में इस तरीके का जो है वो डायरेक्टिव ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो यहाँ पर भी ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है जिसको 2023 में फाइनलाइज किया गया था, इसको लेकर भी कई सारे कंसर्न्स जो हैं वो रेज किए गए थे कि दैट द लॉ माइट बी ब्रॉड एंड कवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एज वेल। ठीक है, कि ये लॉ जो है वो काफ़ी ब्रॉड होगा और इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी कवर किया जाएगा। हालांकि सरकार का ये कहना था कि ऐसा कोई ओवरलैप नहीं होगा, लेकिन जो टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी रूल्स हैं, जिसको पावर कहाँ से मिलती है, मतलब वो इसी एक्ट के अंतर्गत ये रूल्स बनाए गए हैं, अब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके के डायरेक्शंस इशू करने के लिए टू द टेक कंपनीज। ठीक है, अगर हम प्राइवेसी आर्किटेक्चर को समझें, ठीक है, तो हेयर्स अ लुक एट द पर्सनल डेटा दैट संचार साथी हैज एक्सेस टू एंड द क्वेश्चंस दिस हैज रेज्ड। ठीक है, कि क्या क्या पर्सनल डेटा संचार साथी ऐप को जिसकी एक्सेस होगी और किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आते हैं। तो FAQs के अनुसार रजिस्ट्रेशन विद अ फोन नंबर इज मैंडेटरी एंड हैपेंस ऑटोमेटिकली ऑन एंड्रॉयड डिवाइसेस विदाउट द यूजर्स एक्सप्लिसिट कंसेंट। ठीक है, कि अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ये ऐप है तो पहली बात तो ये है कि ऐप में रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत है, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़र की एक्सप्लिसिट कंसेंट की ज़रूरत नहीं लगती है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो है वो एंड्रॉयड डिवाइस में क्या हो जाता है, इंस्टॉल या रजिस्टर हो जाता है, आप कह सकते हैं। ठीक है, द ऐप कैन डिटेक्ट द एक्टिव मोबाइल नंबर एंड सेंड एन ऑटोमेटिक मैसेज फॉर रजिस्ट्रेशन टू द DOT। यानी कि जैसे ही कोई प्री इंस्टॉल्ड ऐप अगर आपके मोबाइल में होता है, ये संचार साथी ऐप, और आप जैसे ही उसमें जो है वो सिम इंसर्ट करते हैं, तो वो आपका मोबाइल नंबर रीड करके ऑटोमेटिकली जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को मैसेज भेज देता है। आपको आपकी कंसेंट या आपकी परमिशन जो है वो नहीं ली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर iOS डिवाइसेस की हम बात करें, आईफोन्स वगैरह की, तो वहाँ पर यूज़र को जो है वो रजिस्ट्रेशन मैसेज जब आता है तो उसमें एक सेंड बटन होता है, वो प्रेस करना होता है और वो ऑटोमेटिकली जो है वो मैसेज सेंड नहीं होता, लेकिन एंड्रॉयड में ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। तो ये भी एक कंसर्न है कि आपके बिना कंसेंट लिए रजिस्टर हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि यूज़र्स जो ऐप के फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं उनको संचार साथी ऐप पर जो है वो रजिस्टर करना होगा यूजिंग देयर स्मार्ट फ़ोन नंबर। और उसमें ये लिखा है कि रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मोबाइल नंबर यूजिंग दी सर्विसेज ऑफ द ऐप। ठीक है, कि यानी कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी टू आइडेंटिफाई द मोबाइल नंबर, कि जो भी आप उस ऐप की सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि स्मार्टफोन मेकर जो हैं उन्होंने इसको लेकर चिंताएं जाहिर की हैं, है ना, रेड फ्लैग्स जो हैं वो रेज किए हैं। उनका ये कहना है कि इससे बिग ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा करने के लिए सर्विलांस और प्राइवेसी कंसर्न्स स्टेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज द गवर्नमेंट बैक्ड ऐप। ठीक है, प्राइवेसी का कंसर्न और सर्विलांस की जो चिंताएं हैं कि आपके मोबाइल को ट्रैक किया जाएगा, ये चिंताएं बेसिकली यही से उभर के आती हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड ऐप है। ठीक है, कोई प्राइवेट ऐप अगर इस तरीके का हो तो उस पर फिर भी जो है वो उतना लोगों को शक या चिंताएं कम होती हैं उसको लेकर, लेकिन ये सरकारी ऐप है तो उस वजह से चिंताएं होना लाजमी है। द स्टेट एंड इट्स एजेंसीज आर एलिजिबल फॉर ब्लैंकेट एग्जाम्शन अंडर इंडियाज डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड सम व्यू इट एज अ सेंटर सीकिंग ग्रेटर कंट्रोल ओवर द इंटरनेट। अभी ये भी मुद्दा है कि जो इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत सरकार के पास, स्टेट मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और उसकी जो एजेंसीज हैं उनके पास ब्लैंकेट एग्जाम्शन है। ठीक है, कि मतलब वो इस तरीके से किसी का डेटा भी मतलब वो कर सकते हैं, डेटा का खुलासा नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उसके पास इस तरीके के पावर है। तो इसलिए कुछ लोग ये देख रहे हैं कि इससे क्या होगा कि सेंटर जो है यानी कि केंद्र को
इंटरनेट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद संचार साथी जो है वो मोबाइल फ़ोन्स में क्या क्या चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो एंड्रॉयड डिवाइसेस में संचार साथी ऐप सीक्स द फॉलोइंग परमिशंस, ठीक है। टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, कि मोबाइल नंबर डिटेक्ट करने के लिए टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स, इसकी परमिशन वो मांगता है। एसएमएस सेंड करने की परमिशन मांगता है, ठीक है। और क्यों मांगता है? टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बाय सेंडिंग द ऑटोमेटिक मैसेज टू डीओटी, कॉल और एसएमएस लॉग्स टू रिपोर्ट एनी कॉल्स और एसएमएस इन द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द संचार साथी ऐप, ठीक है। कि किसी भी कॉल या एसएमएस को रिपोर्ट करने के लिए वो आपके कॉल और एसएमएस के लॉग्स को, लॉग्स मतलब जो उसकी लिस्ट होती है, डिटेल होती है, उसको रीड करने की बात करता है। फोटोज़ एंड फाइल्स, ठीक है। टू अपलोड द इमेज, कि अगर आपको मान लीजिए किसी भी कॉल या एसएमएस को आपको लगता है कि ये फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉड है, फर्जी है, तो उसकी रिपोर्ट अगर आपको करनी है तो उसकी वो आपसे इमेज मांगेगा। तो इमेज मांगेगा तो इसका मतलब वो आपके गैलरी की एक्सेस ले रहा है ना। तो वही चीज़ लिखी है, यानी कि आपका कभी कोई मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, तो उसके लिए भी एक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। फिर कैमरा, कैमरा की ज़रूरत क्यों कह रहा है ये? जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है। तो कैमरे की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई गई है, और कैमरे की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो आपके मोबाइल में IMEI नंबर होता है, ठीक है, जिसको इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, या हर फ़ोन का वो यूनिक कोड होता है, तो उसकी जेन्युइननेस को चेक करने के लिए एक बार कोड स्कैन आप कर सकते हैं, और वो बार कोड स्कैन करेंगे कैमरा से, तो कैमरे की एक्सेस भी उसको मिल जाएगी, ठीक है। और वहीं अगर हम iOS डिवाइसेस में बात करते हैं, तो दिस ऐप द ऐप डज नॉट सीक परमिशन टू मेक एंड मैनेज फ़ोन कॉल्स एंड ऑटोमेटिकली सेंड अ टेक्स्ट मैसेज प्रिज्यूमरेबली बिकॉज ऑफ गार्ड रेल्स इनहेरेंट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये उसमें उसकी एक्सेस नहीं मानता है। लेकिन एप्पल डिवाइसेस में संचार साथी ऐप जो है वो सिर्फ फोटोज़, फाइल्स और कैमरा को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, लेकिन एंड्रॉयड में सबकी परमिशन मांगता है, ठीक है। अब संचार साथी का जो डेटा कलेक्शन है उसकी अगर हम बात करें, तो इस ऐप का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जो APK फाइल होती है, उसको जब एनालिसिस किया गया इन द ओपन सोर्स एप्लीकेशन टेस्टिंग सर्विस, दैट इज़ मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में, तो ये पाया गया कि सेवरल कोड्स अलाउ द ऐप टू अंडरटेक मल्टीपल टास्क रिलेटेड टू द यूज़र डेटा, ठीक है। कि यूज़र के डेटा से रिलेटेड कई सारे टास्क जो है वो ये करता है। ये कैमरा से पिक्चर्स और वीडियोस ले सकता है, कॉल लॉग्स को रीड कर सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल स्टोरेज जैसे कि मेमोरी कार्ड्स वगैरह लगाए तो उससे डेटा को रीड कर सकता है, और फ़ोन के फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है, जो कि फ़ोन नंबर, सीरियल नंबर, है ना, उस सीरियल नंबर मतलब वही IMEI नंबर, है ना, उसको डिटेक्ट कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। ये भी डिटेक्ट कर सकता है कि क्या जो है वो कॉल एक्टिव है, और द नंबर दैट कॉल इज़ कनेक्टेड टू, कि वो जो फ़ोन है वो किस नंबर से अभी कनेक्टेड है, मतलब किस कॉल से कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें जो है वो पता लगा सकता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म की जो शॉर्ट प्राइवेसी पॉलिसी है वो ये कहती है कि एप्लीकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रायर नोटिफिकेशन, ठीक है। उसमें ये चीज़ कही गई है हालांकि कि एप्लीकेशन जो है वो किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को बिना प्रायर नोटिफिकेशन के कैप्चर नहीं करता है। अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो यूज़र को जो है पर्पस के लिए इन्फॉर्म किया जाएगा कि किस पर्पस के लिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर जो है वो लिए जाएंगे टू प्रोटेक्ट दैट डेटा इट स्टेट्स, ऐसा मतलब उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा है कि इट प्रोहिबिट्स
sharing personally identifiable information with third parties whether it is public or private except when required by law enforcement। यानी कि ये आपकी जो भी पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, उसके साथ जब तक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए ज़रूरी नहीं होगा वो शेयर नहीं करेगा, ऐसा उसमें हालांकि लिखा गया है, ठीक है। हाउएवर जो ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स की कमी है जिनको स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड माना जाता है फॉर प्राइवेसी। यानी कि उसमें कोई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट, कहीं पर भी क्लियरली कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है अबाउट द यूजर्स राइट, ठीक है। डज नॉट अलाउ यूजर्स टू रिक्वेस्ट अ करेक्शन और मोर इम्पॉर्टेंटली डिलीशन ऑफ देयर डेटा फ्रॉम द ऐप, ठीक है, कि उस ऐप में जो भी यूजर्स का डेटा स्टोर होगा, कलेक्ट होगा, उसमें आप करेक्शन नहीं करवा सकते, उस डेटा को आप डिलीट नहीं करवा सकते, और आपके पास कोई ऑप्ट आउट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है, कि मतलब मैंडेटरी है कि वो डेटा वहाँ पर जाएगा। इट इज़ अनक्लियर हाउ लॉन्ग इट स्टोर्स द डेटा इट एक्सेस, ये भी क्लियर नहीं है कि जो भी डेटा को वो एक्सेस करेगा वो कितने समय तक उसमें स्टोर रहेगा, ठीक है। डेवलपर्स का जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है ऑन एप्पल्स और गूगल ऐप स्टोर, उसमें DOT हैज़ डिक्लेयर्ड दैट द एप्लीकेशन डज नॉट कलेक्ट एनी यूज़र डेटा। जैसे आप गूगल के प्ले स्टोर में या एप्पल का जो iOS का जो एप्पल स्टोर है उसमें आप जाके किसी भी ऐप को अगर डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको नीचे से डेवलपर के नोट्स लिखे होते हैं, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डेवलपर ने ये डिक्लेरेशन दिया है कि वो कोई भी यूज़र डेटा को कलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। हालांकि दिस इज सिंपली नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, एज द ऐप डज कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा, ठीक है। पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर रहा है, यूज़र का फ़ोन नंबर कलेक्ट कर रहा है रजिस्ट्रेशन के दौरान, फोटोज, कॉल्स, SMS लॉग, ये सब तो कलेक्ट कर रहा है, तो ये तो यूज़र का पर्सनल डेटा है ना। तो लेकिन ये लिखा गया है कि वो यूज़र के किसी डेटा को कलेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है, ठीक है। बात समझ गए आप? क्लियर है? चलिए, इसके बाद यहीं पर इसी को लेकर एक और बात है कि वेयर संचार साथी स्टैंड्स ऑन कंसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट ऑन प्राइवेसी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये रीसेंट डायरेक्टिव्स तो आप समझ ही गए है ना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मैंडेटरी किया है कि जो संचार साथी ऐप है उसको सभी मोबाइल फ़ोन्स में प्री इंस्टॉल किया जाएगा। इसको लेकर कई सारे लीगल और एथिकल कंसर्न्स जो हैं वो रेज हो रहे हैं, है ना। सरकार का ये कहना है कि टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी की उन्होंने जिक्र किया है, एंड द नीड टू कर्ब काउंटरफीट डिवाइसेज एज इट रेशनल, कि जो भी फर्जी डिवाइसेज हैं उनको रोकना, उनको कर्ब करना, ये उसके पीछे सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है। लेकिन जो फोर्स्ड इंस्टॉलेशन है किसी भी स्टेट ओन्ड ऐप का इनटू पर्सनल डिवाइसेस, इसको देखा जा रहा है लीगल एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ये जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी है उसका क्या है, वायलेशन है, ठीक है, ऐसा लीगल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़र कंसेंट की कमी है, ठीक है। अब जो टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल यूज़र्स को जो वर्बल एश्योरेंस दिया है ना, कि वो ऐप को, यूज़र जो है वो ऐप को डिलीट कर सकते हैं, यही नहीं चाहे तो रजिस्टर ना करें, और जो रिटर्न ऑर्डर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का उसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर में कहा गया था कि आप उसको, वो प्री इंस्टॉल्ड होकर ऐप आएगा और आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट इनका कहना है कि आप डिलीट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से भी यूज़र कंसेंट को लेकर एक ग्रे एरिया क्रिएट हो गया। ग्रे एरिया मतलब कन्फ्यूजन की स्थिति है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर एक टेक पॉलिसी थिंक टैंक है जिसका नाम है द डायलॉग, उसके डिप्यूटी डायरेक्टर सचिन धवन का ये कहना है कि इफ़ एन ऐप इज़ देयर बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, अगर वो ऐप आपके मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट है तो आई हैव टू एक्टिवली टेक द एफर्ट टू एक्सरसाइज माई कंट्रोल, ठीक है, तो मुझे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। दैट इज़ समथिंग लेस लाइकली टू हैपन, ठीक है, ऐसा जनरली कम होता है कि यूज़र्स जो हैं वो जनरली गो विद द डिफ़ॉल्ट। आप खुद बताइए कि आप जब भी कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं या जो भी स्मार्टफोन आप आज भी अगर यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो 2 साल 5 साल जितना भी पुराना हो, लेकिन उसमें जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं तो हम जनरली कितनी सेटिंग्स को या कितने ऐप्स को डिसेबल करते हैं या अनइंस्टॉल करते हैं या सेटिंग्स को चेंज करते हैं। जनरली हम उन्हीं चीज़ों को चेंज करते हैं या उन्हीं चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। बाकी जो डिफ़ॉल्ट पड़ा है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, हम उसको चेंज थोड़ी करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट है तो मुझे उसको चेंज करने के लिए या उसके ऊपर अपना एक्सरसाइज कंट्रोल करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, बट ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। तो यूजर्स जनरली गो विद द डिफॉल्ट। ही कंट्रास्टेड दिस विद द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस व्हेन अ यूजर एक्टिवली गोज टू द प्ले स्टोर टू डाउनलोड एन ऐप। लेकिन जब अगर आप किसी ऐप को खुद से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं और करते हैं, तो आप खुद से फिर उस ऐप को, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आप ऐप
कौन सा ऐप है, ठीक है, ये क्या क्या परमिशन लेगा, वो चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा देते हैं। वो इंस्टॉल करने टाइम पर भी आपसे पूछता है ना, कि ये एक्सेस आपको इस ऐप को देनी है नहीं देनी है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट की हम बात करें, थ्री फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट की, तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है 2017 का, दैट इज केएस पुट्टास्वामी केस, ठीक है। तो उसके लेंस से भी हमें ये डायरेक्टिव को देखना होगा, क्योंकि इस केस में यही कहा गया था कि प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। इसमें जजमेंट में एक थ्री फोल्ड टेस्ट दिया गया था फॉर एनी स्टेट इंटरवेंशन इनटू प्राइवेसी, कि कोई भी स्टेट या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो है वो आपकी प्राइवेसी में कब जो है वो इंटरवीन कर सकती है। लीगलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लॉ, यानी कि या तो कोई ऐसा लॉ हो, या फिर कोई ऐसी कोई लेजिटिमेट स्टेट एम हो, या फिर कोई ऐसी ज़रूरत हो कि आपके ऐप को, मतलब आपके पर्सनल यूज़र के डेटा को जो है वो किसी ऐप के थ्रू एक्सेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। या फिर प्रोपोर्शनैलिटी हो, यानी कि रेशनल नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मीन्स, ठीक है, कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। अगर उसके पीछे कोई प्रोपोर्शनैलिटी हो, मतलब रैशनल नेक्सस हो कि क्या ज़रूरत है ना, तो तब जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ऐप का जो ये मैंडेट है कि ऐप प्री इंस्टॉल्ड होके आएगा, वो इस टेस्ट को फेल करता है, ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, दैट इज ताला अब्दुल रहमान, जो कि राइट टू प्राइवेसी के केस में भी इन्वॉल्व थे। उनका ये कहना है कि इस तरीके की एक्सरसाइजेस जो हैं उसमें लेजिस्लेटिव ओवरसाइट की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप किसी भी फंडामेंटल राइट को कर्टेल करना चाहते हैं तो वो लॉ के थ्रू हो सकता है, ठीक है। वो ऐसे नोटिफिकेशन के थ्रू किसी भी रूल्स के अंतर्गत कोई नोटिफिकेशन जारी करके नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर जो आधार को लीगल चैलेंज किया गया था, उसकी तरफ इन्होंने इशारा किया है कि सरकार को जो है वो इस स्कीम को कंटिन्यू रखने के लिए एक एक्ट जो है वो लाना पड़ा था। तो आपको अगर कोई इस तरीके का कोई काम करना है तो उसके लिए आप कोई एक्ट लेके आइए, पहले कोई कानून बनाइए, ऐसे किसी भी रूल्स के अंदर आप नोटिफिकेशन जारी करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर एंड ग्लोबल सिक्योरिटी लीड है एट द नॉन प्रॉफिट एक्सेस नाउ, रमनजीत सिंह चीमा। इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ लेस इंट्रूसिव मीन्स टू वेरीफाई फोन्स IMEI नंबर्स विदाउट फोर्सिंग एन ऐप इंस्टॉलेशन, कि सरकार के पास और भी तरीके हैं। कि अगर सरकार का ये कहना है ना, सरकार ने शुरू में क्या कहा कि हम ये चाहते हैं कि जो काउंटरफीट डिवाइसेज है उनको कर्ब किया जाए। काउंटरफीट डिवाइसेज मतलब जो जेन्युइन डिवाइसेज नहीं है। और डिवाइस की जेन्युइननेस कैसे पता लगती है, जो IMEI नंबर होता है उसके थ्रू। तो इनका यही कहना है कि सरकार के पास और भी तरीके हैं, लेस इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मतलब जो आपके पर्सनल जोन में, पर्सनल डोमेन में इंटरफेयर कर रहा है, तो उसके बजाय सरकार के पास और भी तरीके हैं कि वो मोबाइल के IMEI नंबर्स वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है। द गवर्नमेंट मैंडेटेड ऐप ऑल्सो क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर विच कुड बी अ सोर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी दैट कुड बी टारगेटेड बाय हैकर्स, ठीक है। तो इससे बेसिकली एक सोर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी भी पैदा हो सकती है, जो कि हैकर्स जिसको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कंसर्न है वो है फंक्शन क्रीप का। फंक्शन क्रीप का मतलब ये है कि एक पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उसका आप इवेंचुअली इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐप जो है वो आपकी लोकेशन, आपके कैमरा, आपके कॉल लॉग, इन सब की परमिशन लेगा, ठीक है। अब वो परमिशन आप क्यों ले रहे हैं और उसका इस्तेमाल किसी और चीज़ के लिए अगर कर रहे हैं तो वो भी एक कंसर्न की बात है, ठीक है। कंसिडरिंग द स्केल दिस रेजेस सीरियस कंसर्न अबाउट मास सर्विलांस ट्रैकिंग एंड प्रोफाइलिंग, ठीक है। तो वही यहाँ पर मास सर्विलांस मतलब बड़े स्तर पर लोगों की सर्वे कराएंगे आप, है ना, उनके सर्विलांस करेंगे, उनके ऊपर नज़र रखेंगे, ट्रैक करेंगे, तो इन सब के ऊपर भी चिंताएं जताई गई हैं, ठीक है। हालांकि इस डायरेक्टिव में ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इस चीज़ को कंप्लाई करना है। However, in the absence of existing data protection regime that commands trust, the move is being viewed as suspicion, क्योंकि अभी कोई ऐसा डेटा प्रोटेक्शन रिजीम नहीं है, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट की भावना हो, जिसको लेकर लोगों के मन में विश्वास हो कि हाँ हमारे साथ सरकार जो है वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से इस कदम को जो है वो एक सस्पिशन से देखा जा रहा है, ठीक है। मतलब फिर ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि इससे इस तरीके की सर्विलांस का हमारा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, आप लोग क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक और सिमिलर टाइप का इशू है ना, और वो ये है कि एक नया रूल यहाँ पर सरकार लाने की बात कर रही है, दैट इज सिम बाइंडिंग रूल, ठीक है।
ये क्या है और इससे कैसे, जो आप अगर व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हैं, यानी कि आप अपने लैपटॉप और पीसी में अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे आप उससे लॉग आउट हो सकते हैं। ठीक है, अगर ये सिम बाइंडिंग का फीचर आता है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ये भी बेसिकली वही डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो डायरेक्टिव जारी किया गया है, ये ऑनलाइन मैसेजिंग कंपनीज के लिए है, जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल या टेलीग्राम। उनके लिए ये कहा गया है कि यूजर्स विल नो लॉन्गर बी एबल टू एक्सेस द एप्लीकेशंस विदाउट देयर रजिस्टर्ड सिम कार्ड। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, उस मोबाइल फ़ोन में आप किसी नंबर से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो उस नंबर पे मतलब उस मोबाइल फ़ोन में वो सिम होना चाहिए। अगर वो सिम उस मोबाइल फ़ोन में नहीं होगा तो आप उसको व्हाट्सएप को उस नंबर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर कहा गया है। द डायरेक्टिव विल ऑल्सो मीन दैट द कंपेनियन वेब सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप वेब will no longer be available uninterrupted to users as they will be automatically logged out every 6 hours। ठीक है, कि हर 6 घंटे में जो व्हाट्सएप वेब आप यूज़ करते हैं, है ना, वो हर 6 घंटे में लॉग आउट होगा। आप उसको लगातार अनइंटरप्टेडली यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ये बात भी बोली गई है। अब डिपार्टमेंट जो है वो इस डायरेक्टिव को एक ऐसे तरीके के रूप में देख रहा है कि जो हमारे देश में डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहे हैं, उनसे कॉम्बैट करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए। लेकिन कई सारे लोग इंडस्ट्री में ये मान रहे हैं कि इससे जो है वो यूज़र्स की प्राइवेसी पर असर पड़ेगा, है ना, और ऐसे लोग जो इंटरनेशनल ट्रैवल्स करते हैं उनके लिए ये चैलेंजेस आएंगे। अभी कैसे होगा वो आगे देखते हैं। और साथ ही साथ इंट्रोड्यूस पोटेंशियल फ्रिक्शन पॉइंट्स। ठीक है, फ्रिक्शन पॉइंट्स मतलब काफ़ी लोगों को जो है वो दिक्कतें आएंगी ऐसी सर्विसेज को जो मल्टीपल डिवाइसेस में यूज़ करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो टेलीकम्युनिकेशन साइबर सिक्योरिटी अमेंडमेंट रूल्स है 2025, उससे पावर ड्रॉ करते समय बेसिकली इन रूल्स को नोटिफाई किया गया था अक्टूबर में, तो उससे पावर ड्रॉ करते हुए गवर्नमेंट ने जो है ये नए यहाँ पर जो ये निकाले हैं, है ना, उसमें टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी का एक कंसेप्ट लाया है अंडर द टेलीकॉम रेगुलेशन। इस रूल के अंतर्गत TIUE दैट इज टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूजर एंटिटी क्या है। एक ऐसी एंटिटी है अदर देन द लाइसेंसी लाइक टेलीकॉम ऑपरेटर्स, उनके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर जैसे कि मोबाइल फ़ोन नंबर्स को यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई इट्स यूज़र्स। ठीक है, मतलब यही जैसे मैसेजिंग कंपनीज वगैरह हैं, ये भी आपके मोबाइल नंबर्स को आइडेंटिफाई करती है ना, मतलब इसका यूज़ करती हैं आपके यूज़र्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उनके लिए ये है। ठीक है, और ये डायरेक्शंस जो हैं वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट, जियो चैट, इस तरीके की जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये डायरेक्शंस भेजे गए हैं। और उनसे ये कहा गया है कि 90 दिन के अंदर आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो सर्विसेज हैं दे आर कंटिन्यूसली लिंक्ड टू द सिम कार्ड यूज टू रजिस्टर एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड विदाउट द सिम कार्ड इन द डिवाइस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिम बाइंडिंग। मतलब वही है कि आप किसी मोबाइल फ़ोन में अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जिस नंबर से भी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल में वो सिम कार्ड होना चाहिए। अगर वो सिम कार्ड नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम या सिग्नल या इस तरीके का कोई भी जो मैसेजिंग ऐप है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ गए आप। इसी को कहा गया है सिम बाइंडिंग। ठीक है, और इस डायरेक्शन की वजह से कुछ जो एसोसिएटेड वेब सर्विस है जैसे कि व्हाट्सएप वेब हो गया, टेलीग्राम वेब हो गया, है ना, तो ये जो है ये पीरियोडिकली लॉकड आउट होंगे इन नॉट लेटर देन 6 आवर्स, यानी कि हर 6 घंटे में ये लॉग आउट होंगे। अभी तक तो क्या होता है कि जैसे आप व्हाट्सएप वेब यूज़ करते हैं, ठीक है ना, आपने मोबाइल इसमें लैपटॉप में, कंप्यूटर में, पीसी में अगर आप व्हाट्सएप वेब का यूज़ करते हैं तो वो हर 6 घंटे में लॉग आउट नहीं होता, वो लगातार अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो वो लगातार अनइंटरप्टेड लॉगड इन रहता है। लेकिन अब वो हर 6 घंटे में जो है वो लॉग आउट होगा। ठीक है, और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि प्लेटफॉर्म्स को जो है वो 4 महीने के अंदर अंदर DOT को कंप्लायंस रिपोर्ट भी भेजनी होगी कि कितने डिवाइसेस में उन्होंने इस चीज़ों को कंप्लाई किया है या इस डायरेक्शन को कंप्लाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि अभी क्या होता है कि व्हाट्सएप जो है वो यूज़र की आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करता है। एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP भेजा जाता है मोबाइल नंबर्स पर। ठीक है, और DOT के डायरेक्टिव को फॉलो करने के लिए अब उनको जो है वो इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी ऑफ देयर सिम कार्ड्स, है ना, सिम कार्ड्स की जो मोबाइल इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी है उसको एक्सेस करना पड़ेगा। ये बेसिकली एक ऐसा यूनिक नंबर है जो कि सिम कार्ड में स्टोर्ड होता है दैट आइडेंटिफाइज एवरी मोबाइल सब्सक्राइबर ग्लोबली। ठीक है, तो अभी बेसिकली वही है कि
सिर्फ आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है ना, ओटीपी भेजते हैं। अब वो हो सकता है कि वो मोबाइल नंबर आप उस डिवाइस में यूज़ कर रहे हो या कहीं और भी यूज़ कर रहे हो, बट जैसे ही आप उस ओटीपी को यूज़ करेंगे, मतलब ओटीपी एंटर करेंगे, तो आपका जो भी ऐप है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, है ना। मेरे को इन दोनों का आइडिया, बाकी स्नैपचैट वगैरह और ये चीज़ों का मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, या जो भी सिग्नल वगैरह है, बट उनमें भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता होगा। लेकिन अब ये लिखा गया है कि जो इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, यानी कि वो सिम कार्ड में जो एक यूनिक नंबर होगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, और वो आइडेंटिफाई तभी हो सकता है जब वो मोबाइल में वो पर्टिकुलर सिम लगी हुई हो, है ना। ये बात समझ गए। इसके बाद ये लिखा है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप के लिए, जिसके पूरे दुनिया में बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं और इंडिया में भी 500 से ज़्यादा, 500 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं, उनके लिए अपनी सर्विसेज को री इंगेज करना, री इंजीनियर करना पड़ेगा इंडिया के इस रेगुलेशंस को मीट करने के लिए, जो कि बाकी देशों में इस तरीके के रेगुलेशंस नहीं हैं। एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि इस तरीके का जो ये सिम लिंकेज का लेवल है फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये ऐसा किसी भी और देश में नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव एक्सप्रेस्ड फ्रस्ट्रेशन ओवर देयर इनेबिलिटी टू ट्रैक साइबर फ्रॉडस्टर्स हु यूज एप्स लाइक व्हाट्सएप। अब सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि हम इसको इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, ठीक है, जो लोग साइबर फ्रॉड करते हैं, वो व्हाट्सएप जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उनको ट्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उसमें ये ऐसा नहीं होता कि वो सिम कार्ड वगैरह यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है डीओटी की तरफ से कि इट हैज़ कम टू द नोटिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट सम ऑफ द एप्स बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विसेज, जो कि मोबाइल नंबर का यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स कस्टमर्स, दे अलाउ यूजर्स टू कंज्यूम देयर सर्विसेज विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ द अंडरलाइंग सिम विद इन द डिवाइस। है ना, वही चीज़ है कि बिना सिम उस मोबाइल में हुए भी आप व्हाट्सएप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेसिकली टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए चैलेंज है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री किया जाता है साइबर फ्रॉड्स को करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कैसे रिएक्ट किया है, उनका ये कहना है, हालांकि जब ये टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के रूल्स आए थे इस साल, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री ने इस नीड को, सिम बाइंडिंग की जो नीड है, इसको सपोर्ट किया था। कुछ टेलीकॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ने अब जो है इसको लेकर कंसर्न्स जाहिर किए हैं। एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव का ये कहना है कि ये जो डायरेक्शंस है, इससे ऐसे यूज़र्स को जो इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं फ्रिक्वेंटली, उनके लिए ये एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली वो क्या होता है कि वो जैसे कहीं और गए तो वो वहाँ के जो सिम कार्ड्स हैं उसको यूज़ करते हैं, है ना, उसकी कम्युनिकेशन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। तो जब भी आप कोई नया सिम कार्ड यूज़ करेंगे तो आप व्हाट्सएप जैसी सर्विसेज को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे मान लीजिए आपके पास इंडिया का कोई सिम है, ठीक है, मतलब जब ये सिस्टम आ जाएगा उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके पास इंडिया का कोई सिम है, तो आपने उस इंडिया के सिम पर आपने क्या किया हुआ, अपना व्हाट्सएप बनाया हुआ है, व्हाट्सएप रजिस्टर किया हुआ है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं। अब आप कहीं अगर फॉरेन विजिट पे गए, किसी इंटरनेशनल जगह पे गए, विजिट फॉरेन जगह पे गए, इंटरनेशनल ट्रैवल आपने किया, आपने वहाँ के सिम लेके जो है वो, क्योंकि वहाँ की कम्युनिकेशन सर्विसेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो वहाँ का सिम लेना पड़ेगा। अब वहाँ का सिम आप लेते हैं तो उस पर आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका व्हाट्सएप तो यहाँ के उस पर रजिस्टर है। वहाँ आप जाके अगर उस नए सिम पर रजिस्टर करेंगे तो आपका नया व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, मतलब नया अकाउंट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उसमें कंसर्न्स बताए गए हैं। ठीक है, समझ गए बात। एंड नाउ विद दीज डायरेक्टिव्स दैट वुड नो लॉन्गर बी पॉसिबल। वही चीज़ उन्होंने कहा है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा, कि आपको एडिशनल रजिस्ट्रेशन जो है वो करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कंपेनियन वेब इंस्टेंसेज हैं, है ना, उनसे आप हर कुछ घंटों में जो है वो जो लॉग आउट होंगे हर 6 घंटों में, तो इससे क्या होगा कि वर्क फ्लोज डिसरप्ट होगा। ठीक है, खासकर प्रोफेशनल सेटअप में, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं वो व्हाट्सएप को अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं जब वो एट वर्क होते हैं, है ना। ये जनरली आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि ऑफिसेज वगैरह में फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए, या वहाँ पर इस तरीके के ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। जैसे एक ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, या कोई उनको आपस में सभी जो उस आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट के लोग हैं, उन सभी को अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए ग्रुप्स वगैरह होते हैं। तो लोग बार बार अपने मोबाइल को देखने की बजाय अपना जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है उस पर ये वेब का यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप वेब वगैरह का, है ना। तो वहाँ पर एक्सेस हो सकती है, लेकिन अब बाद में उसमें यही प्रॉब्लम आएगी कि काम जो है वो डिसरप्ट होगा, क्योंकि हर 6 6 घंटे में आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो सम ऑल्सो हैव टू यूज़ देम विदाउट देयर फोन्स अराउंड इन सम इंस्टेंसेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन आपके आसपास नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास 2 मोबाइल फ़ोन है ना, दोनों में उसने अलग अलग
जो है एक पर्सनल मोबाइल फ़ोन है, एक प्रोफेशनल वाला है, काम वाला है। तो आप ये हो सकता है कि अपने घर वाले जो प्रोफेशनल वाला फ़ोन है उसको आप घर में रख गए, या जो पर्सनल वाला है उसको आपने घर में रख लिया, और उसी का जो उसी से जुड़ा हुआ जो व्हाट्सएप वेब है वो आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लॉगिन कर रखा है एक बार, है ना। तो अब जब आपके पास मोबाइल फ़ोन है नहीं, वो बार बार लॉग आउट होगा तो लॉगिन करोगे कैसे? तो ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इससे जो है वो इस स्थिति में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन जो है वो पैदा होगा। इसके बाद इस चीज़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये कितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ठीक है, क्योंकि कई सारे एज मैनी पीपल हु यूज सच सर्विसेज टू कैरी आउट फ्रॉड एंड स्कैम्स यूज सिम कार्ड्स प्रोक्योर्ड थ्रू इलीगल मीन सच एज यूजिंग फोर्स्ड और म्यूल आइडेंटिटी कार्ड्स। क्योंकि सरकार का वही कहना है कि हम इस तरीके के जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनको रोकना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे केसेस कि जब लोग इस तरीके के ऐप्स का यूज़ कर रहे हैं विदाउट हैविंग द एक्चुअल सिम कार्ड्स इन देयर फोन्स, ठीक है। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि ऐसे जो ये कदम उठाया जा रहा है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमें ये चीज़ें भी पता हैं कि जो भी लोग इस तरीके के साइबर फ्रॉड करते हैं वो जनरली जो सिम्स खरीदते हैं वो कैसे खरीदे होते हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट्स पर, है ना, या फिर किसी और के डॉक्यूमेंट्स पर जो है ऐसे सिम खरीदे होते हैं। तो ये भी एक इशू है ना। अगर वो ऐसे सिम खरीद के ही मान लीजिए कोई साइबर फ्रॉड कर रहा है तो फिर आपके इस डायरेक्टिव का क्या फ़ायदा होगा? ये इफेक्टिवनेस तो ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, ठीक है। लेकिन आई होप आप बात समझ गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो ये कंसेप्ट है दैट इज सिम बाइंडिंग का, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। क्लियर है बात? चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। तो सेशन को हम लोग इतना ही रखेंगे। और जाने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आप CSET हमसे पढ़ना चाहते हैं लाइव क्लासेस में तो सिर्फ 1299 रुपीज़ पे करके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, और 49 रुपीज़ पे करके आप इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो ये QR कोड और UPI ID दी गई है इसको आप लोग स्कैन करें। इसके थ्रू आप 49 रुपीज़ पे कर सकते हैं। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहाँ से आप क्लासेस को एक्सेस कर पाएंगे, और उसके बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप कंप्लीट बैच में भी एनरोल कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट पे करके, ठीक है। बाकी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है हमारा, अगर आप चाहें तो इसमें ज़रूर एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, हमारे ऐप और वेबसाइट में भी इसके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसकी डिटेल्स भी चेकआउट कर सकते हैं और इसमें एनरोल भी कर सकते हैं। अगर आपके फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ भी है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके क्या कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। अपने फीडबैक भी हम तक आप ज़रूर पहुंचा सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।